हमारा सौभाग्य सर कि आप आज हमारे बीच में आए हैं। शुरुआत में करूंगा आपकी पुस्तक के साथ। आपकी पुस्तक है चांद पे चाय। गालिब का एक शेर है, था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आंख खुली न जिया था न सूद था। सर ये कल्पना कैसी चांद पे चाय की, ये टाइटल कहां से आपके जहन में आया? ये जहन में क्या, एक कुछ मैं ऐसे कुछ ख्याल आया था जो लिख रहा था कि जब बिछोह होता है जीवन में, है ना, और हिज्र में आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो ऐसे लिखा था कुछ कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। तो जब मिलन की डेटिंग होती है ना, वो तो कहीं पे भी कॉफी के लिए होती है, और बिछोह की डेटिंग होती है ना जो ख्वाबों में, वो चांद पे चाय होती है। मैं उस बिछोह पर भी आऊंगा, लेकिन गुलजार साहब ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी जरूर चांद पर आपके साथ चाय पीना चाहेंगे, और उन्होंने लिखा भी है। तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइए ये इंटरैक्शन, और जब उन्होंने लिखा क्या कुछ आपका उनके साथ संवाद रहा उस समय का? नहीं, गुलजार साहब ने लिखा, मैं उनसे मुलाकात मेरी बहुत सालों पहले भी हुई थी। एक मेरे भैया ने उनके ऊपर प्रोग्राम बनाया था, सुधीर भाई ने, और उस दौरान उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी कुछ दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन मेरे लिए, मैं क्या कहें ना, हर जैसे अभिनेता के तौर पे मैं बच्चन साहब से बहुत प्रभावित था, ऐसे ही अगर कविताओं में रहें तो गुलजार साहब के लिए था। तो अब गुलजार साहब ने अगर 4 लाइनें भी लिख दी मेरे बारे में, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए, क्या कहना, वो है, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। जी जी जी, उनके तो बहुत बहुत चाहने वाले हैं सर। हम भी। और महेश सर यहाँ बैठे हैं। तो ना, तो उन्होंने गुलजार साहब से दरखास्त की और उन्होंने मुझे मेरे लिए लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आलोक सर बड़े शानदार व्यक्ति हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ महेश्वरी सर ने। आलोक भाई तो के बारे में तो मैं अभी अलग से बोलूंगा। मेरी हर कविता है ना आलोक भाई की नजरों से गुजरी है, और उस पे उनका जो भी टिप्पणी होती हैं या जो कुछ भी रहा है ना, वो बड़ा क्या कहना, बहुत अच्छा रहा है। काफी उन्होंने सहलाया है मुझे कविताओं में। डाटा भी है। अब हम आपके कवि के रूप को समझना चाहेंगे, और हमने आपको एक्टिंग करते हुए देखा। कमाल के आप एक्टर हैं। एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाएं। क्या एक्टर है, क्या अभिनय आप करते हैं। ख्यालों ने चीखना कब शुरू किया, कब आपको पता चला कि आपके भीतर एक लेखक है, आपको लिखना चाहिए, या ये समय के साथ होता चला गया? नहीं, मेरा लेखन, एक तो मैं कुछ ऐसे परिवार से हूं जो संगीत और पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा स्वतः, और मेरी मम्मी बहुत साहित्य पढ़ती थी, और उनकी हर बात के लिए उनके पास एक कोई कहावत मुहावरा होता था। लेकिन मेरा लेखन शुरू हुआ जब मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो मैंने 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक डायरी लिखी, और वो डायरी मतलब, तो 15 से 25 जो आपके, क्या कहना, एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उस वक्त लिखता रहा। तो उसका पूरा लिखा जोखा है मेरे पास 15 से 25 साल का, और उसमें क्या कहना, वो किसी ने पढ़ लिया, उसके बाद लिखना बंद कर दिया डायरी मैंने। लेकिन बहरहाल वो लिखते लिखते मेरे अंदर उसमें कुछ पोएटिक आने लगे बातें, तो मैं ऐसे लिखता रहा। तो जो मैं लिखता हूँ कविताएं, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो डायरी के समान है। मैं वो अपनी सिर्फ भावनाएं और ख्याल व्यक्त करता। आगे जानेंगे कि आपने ये लिखना, डायरी लिखना क्यों बंद किया, लेकिन आप सुनना चाहेंगे सर की रचित रचनाएं कुछ। सर कुछ पहले आपके जो हृदय के सबसे नजदीक है, वो उससे आप शुरू करें। ये बड़ा अजीब सा है। मैं क्या होता क्या है ना कि एक तो पहली चीज, आप सब लोगों को मैं कोई भी कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये एक बात बोल देना चाहता हूं कि मैं क्या कहें ना, मैं मंच पे कविताएं पढ़ना नहीं जानता हूं। मैं अभिनय करना जानता हूं, बट मंच पे कविताएं पढ़ना मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरी कविताएं भी मंच की कविताएं नहीं हैं। मेरी कविताएं ऐसी हैं जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठ के पढ़ रहे हों। मेरी कविताओं का असर अगर जरा सा भी होता होगा, तो वो शायद आप ये
अपने मन में सोचें कि आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं और एक किताब को पढ़ रहे हैं, मैं नहीं हूं वहां पे और ना ही ये मेला है वहां पे, तभी आप तक वो कविताएं शायद पहुंचे। तो मुझे मालूम नहीं, मैं अब ज्यादा बेहतर होगा अगर आप कुछ कहें। से शुरू करते हैं। ओके, अब ये जो खोल के दे रहे हैं वो पढ़ रहा हूं। ये कविता का उन्वान है 2.5 सपने। 2.5 अक्षर की गुफ्तगू ही काफी थी, काफी लगती थी 2.5 बालिश्त की दूरी भी। 2.5 अक्षर की गुफ्तगू ही काफी थी, काफी लगती थी 2.5 बालिश्त की दूरी भी। 2 लोगों ने मिलकर संजोए थे 2.5 सपने, एक कोना एक बिछोना और नीम अंधेरे अपने। फिर से 2.5 हो रहा है, एक कोना एक बिछोना और नीम अंधेरे अपने। क्या बात? वो बिस्तर कब बिसात बन गया, शतरंज का खेल जीत और मात बन गया। क्या बात है? घर तो था एक ही पर कोई कैसे 2.5 घर चल गया। क्या बात है, क्या बात है। कई सारे लोग ऐसे सर जिन्होंने आपको पढ़ा है, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो आश्चर्यचकित हैं आपका ये रूप देखकर। मतलब मैं चाहता हूं और चकित हूं। सर आपकी जो इनिशियल राइटिंग है उसमें प्रेम दिखता है, वो तड़प दिखाई देती है। किसने आपको इतना तड़पाया? वो बहुत सुंदर थी है, आपकी कल्पना में, आपकी रचनाओं में दिखती है, और वो पागलपन भी दिखता है उसमें। जी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। नहीं, देखिए होता क्या है, अक्सर पूछते हैं ये सवाल आपसे कि ये कविता, इसीलिए मैंने आपको एक चालाकी की है इसमें ऊपर मैंने लिखा है समर्पित तुम्हें, जिसके भी हाथ में लग जाए उसे ये कंफ्यूजन रहने दें किसके लिए है। बहरहाल होता क्या है ना कि आप हम सब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इश्क और मोहब्बत बनता ही तब है जब वो मुकम्मल ना हो। दुनिया भर की सबसे बड़े जो आशिक कहलाए हैं वो कभी मुकम्मल नहीं हुआ उनका प्यार। तो इस तरह से है। और फिर क्या होता है कि वो कोई असल इंसान नहीं रहता है, एक वक्त के बाद वो आपके एक ख्वाबों का इंसान होता है वो, और वही लिखा जाता है, क्योंकि असलियत में आप कितना लिख लेंगे। क्या बात है। इसी के साथ ही सर आपकी कुछ पंक्तियां हम जरूर सुनना चाहेंगे। डेटिंग जो आजकल जो है बड़ा ट्रेंड में है, तो आपकी एक रचना है डेट। इसका टाइटल है डेट। सर पहले आप बताइए कि आपको पहले इश्क हुआ, उसके बाद आप डेट पर गए, या पहले डेट पर गए उसके बाद इश्क हुआ? देखिए, जब हम छोटे थे तब तो डेट वेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। और छोटा था वक्त भी, मतलब आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं, तो मेरा वक्त अलग रहा है। और एक छोटे से शहर से भी था, वहां मिलना तो असंभव कार्य था। तो कभी आप दूर से देख के ही प्यार होता था, और वो उसमें ज्यादा ख्वाब होता था, उसमें ज्यादा आप रोमांस ज्यादा था उसमें, आप समझ रहे हैं। अभी रोमांस उतना नहीं है जितना कि रिश्ता है, और रिश्ते थोड़े से आपको वो बना देते हैं, लेकिन रोमांस तो उड़ना सिखाता है आपको। बहरहाल ये, लेकिन ये डेट जो इन्होंने पढ़ने के लिए कहा है वो पढ़ता हूं। आज चुप हैं अल्फाज, बस ख्याल चीख रहे हैं। आज चुप हैं अल्फाज, बस ख्याल चीख रहे हैं। आज कोरा है कागज, सिर्फ कलम घसीट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। आज कोरा है कागज, सिर्फ कलम घसीट रहे हैं। कविता डेट पर नहीं आई है आज, बस टेबल कुरेद रहे हैं। क्या है ये कविता? ऐसा अक्सर होता है ना, आप रेस्टोरेंट में बैठे टेबल ही कुरेदते रह जाते। जी, उनके बारे में आपने बताया नहीं सर। इसमें भी जो कविता थी, क्या वो कविता तो नहीं थी? नहीं, ये तो मेरी कविता, ये तो मेरे लेखन का स्ट्रगल है। ये कविता तो, अच्छा, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं।
आमतौर पर सर हमें जब कड़की के दिन होते हैं तो जी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक रचना जिसमें आप कहते हैं कड़की के दिन बड़े अच्छे हैं, तो आपके लिए कड़की के दिन अच्छे कैसे हो गए? नहीं, वही मैंने कहा ना कि रोमांस जो आपका कायम रहता है ना, उसमें जो वो 4 लाइनें वही लिखी थी मेरे ख्याल से, वो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, कि अच्छे थे कड़की के दिन, उस लड़की के दिन, उस खिड़की के दिन, ऐसा कुछ था, है ना? जी। हाँ, सर आप इसमें से पढ़ जो खिड़की में ही हम, खिड़की काव्य होता है ना जो क्या सर आप खिड़की काव्य में ही पनपे हैं क्या? इसमें से 2-3 रचनाएं आप सर एक साथ सुना सकते हैं। अच्छा। आप उनके इन रचनाओं के पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये रचना रची गई, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था, क्या कचोट रहा था? मैं आपको ऐसे ही 2-3 कविताएं सुना देता हूं। एक है गुल्लक, मेरे ख्याल से ये एक प्यार की परिभाषा की तरह ले सकते हैं आप इसको। वो है कि सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, सिक्का सिक्का जमा करते जाना होता है दस्तूर, प्यार एक मिट्टी की गुल्लक। यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इससे, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। यूं तो गुल्लक ऐसा होता है ना कि यूं तो एक पैसा भी चुराना मुश्किल है इसमें से, और वैसे एक पल में तोड़ दो इसे। गुल्लक बड़ी नाजुक होती है, मजबूत होता है न तोड़ने का इरादा, महफूज रखता है जो कच्ची गुल्लक को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो 1-2 साथ ही साथ सुना देता हूं बढ़ते हुए। ये अक्सर ज्यादा पढ़ता भी हूं और ज्यादा लोग तक पहुंची भी है ये कविता। इसका नाम है कहानी। हम साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। हम साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां इस पर होनी चाहिए। सर साथ ही साथ चांद पे चाय वाली पंक्ति हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके मुझसे। वो तो वो जो छोटा सा ही थी, वो 3 लाइन का ही था कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे, आओ चांद पे एक चाय हो जाए। मेरी कविताएं मत फाड़ना, मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का। वाह। मेरी कविताएं मत फाड़ना, ये दस्तावेज है इतिहास का। इन्हीं से तो जानेंगे आने वाले लोग तेरी सुंदरता और मेरा पागलपन। क्या बात है सर, बड़ा टूट के इश्क किया आपने। क्यूट? टूट के। अच्छा, क्यूट भी है क्योंकि इश्क जब तक क्यूट ना हो तब तक उसमें मासूमियत ना हो। जब तक किसी इश्क में, वो इश्क थोड़ी है, तो मासूमियत जिंदा रहनी चाहिए। और एक और सुना देता हूं, असल छंद, इसका शीर्षक है कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, और होता है एक अंत। कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, और होता है एक अंत। कविता में होता है आदि ही अनंत, और जो तेरे मेरे मध्य होता है वही होता है कविता का असल छंद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। सर आप साथ साथ में हम आपके साथ ही यहाँ बैठे बैठे आपके इतिहास में जाना चाहेंगे। जब से आपकी समझ विकसित हुए तो, और उसमें वक्त अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, अभी कोशिश में लगाओ। एक अभिनेता, एक लेखक, इतने पक्ष हैं आपके जीवन के। लेखक बनना चाह रहे थे या एक्टर बनना, मतलब कैसे आपको पता चला कि मतलब अभिनय आपने पहले करना शुरू किया या लेखक आप पहले थे? नहीं, मैं बचपन से ही अभिनय कर रहा था। मैंने 12 साल की उम्र से
थिएटर शुरू कर दिया था। तो बड़ी छोटी उम्र से अभिनय कर रहा था। ये नहीं मालूम था कि अभिनय के ही क्षेत्र में जाना है, बट थिएटर करता था, नाटक करता था इधर उधर बच्चे के तौर पे, वो था। और लेखन ऐसे ही आ गया। वो पहली कविता भी मैंने लिखी थी शायद, तो ऐसी किसी के प्यार में लिखी थी। ऐसे नहीं सर, वो कोई खास रहा होगा तो उन्हीं के नहीं, मतलब लिखी। क्या वो अभी आपके जीवन में है सर? वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं जानता भी नहीं वो कहाँ पे हैं। और नहीं, वो बिल्कुल बचपन का काव्य वो था। अच्छा। मतलब मेरे ख्याल से 16 साल की उम्र पे मैंने वो लिखा होगा, और सिर्फ इसी बात पे लिख दिया था कि एक दिन मैंने उनको हेलो किया था और उन्होंने मुस्कुरा दिया था, बस इस पे एक कविता लिखी थी। तो वो मासूमियत जिंदा रखनी। क्या बात है। अब जब आप इस मकाम पर पहुंच गए हैं, जब पीछे देखते हैं तो क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं अभी पीछे देख ही नहीं रहा हूं, मैं आगे देख रहा हूं क्योंकि मैं किसी मुकाम पे पहुंचा नहीं हूं। मेरा यात्रा अभी बरकरार है और बहुत आगे तक चलना है। कहां जाना है मालूम नहीं, बट चलते रहना। तो मैं पीछे नहीं देखता यार, और ऐसा नहीं सोचता कि मैं कहीं पहुंच गया हूं। मुझे कभी इस तरह के सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाले हैं। अरे अभी शुरू किया है, थोड़ा लेट शुरू हुआ। कई लोगों की फिल्म होती है ना, सेकंड हाफ बेटर होता है तो ये फिल्म इंटरवल के बाद अच्छी है बनाना चाहता हूं आपके लिए, कोशिश है पूरी। क्या बात है सर। कविता के कुछ स्थापित मानदंड होते हैं और आपकी जो रचनाएं हैं वो उनके बिल्कुल अलग दिखाई देती है। देखिए, मैंने नाटकों के लिए कई गाने लिखे हैं, एनएसडी के लिए और जगह, तो वो आप लिखते हैं मीटर में, छंद में, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसी। लेकिन स्वतः अपने आप आता नहीं। मुझे पता नहीं, मेरे अंदर ये है कि अब ये एक हमेशा डिस्कशन का विषय रहता है ना, एक विषय है कि छंद की बंदिश आपको आपके ख्याल और भावनाओं से दूर करती है कि नहीं करती है। कई बार सहायता भी करती है, लेकिन मुझे ऐसे सीधा लिखना अच्छा लगता है। और अपने तरफ से मैं ख्याल सिर्फ 2 चीजों का रखता हूं लिखते हुए, कि एक तो जो भी छवियां, बिंब बनाने की कोशिश करूं वो नए हों, पहले इस्तेमाल कम हुए हों या ना हुए हों, कोशिश ये रहती है। और दूसरा ये कोशिश रहती है कि उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं जिन शब्दों का मैं आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करता हूं। कठिन से कठिन शब्द लिखना और उनके बारे में जानकारी है मुझे, लिख सकता हूं, लेकिन मैं जान के ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखता अपनी कविता में जिसका इस्तेमाल मैं आम बातचीत में ना करता हूं। क्या बात है। सरल, आपके पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे। मेरे पिताजी मेरे दोस्त थे और उन्हीं की वजह से उड़ना सीखा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ पतंग नहीं दिलाई, मुझे उड़ना भी सिखाया। और उन्होंने हर चीज में साथ दिया मेरा। और उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उनके पास रह के उनके साथ प्रिंटिंग करती। मेरे को लेटर प्रेस का पूरा काम आता है, मुझे कंपोजिंग, मैं लेटर प्रेस में छापा करता था। हमारे यहाँ सिनेमा टिकट्स छपते थे, तो उस वजह से मैं पिक्चरें भी देखी है मैंने, क्योंकि बाबूजी सब जगह जाके, सारे बीकानेर के जितने भी थिएटर हॉल हैं उनके सिनेमा टिकट्स हमारे यहाँ छपते थे, क्योंकि हमारी ही प्रिंटिंग मशीन थी जिसमें ऑटोमेटिक नंबरिंग थी। तो उस वजह से सारे टिकट हमारे यहाँ छपते थे और बाबूजी के साथ जाता था सिनेमा हॉल में मैं। और मैंने बहुत सारी फिल्में उसमें जो प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखी हैं, स्टूल पे, विंडो से। इस वजह से सिनेमा पैराडीजो फिल्म भी मुझे बड़ी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। एक दाना व्यक्ति और हर हुनर में यकता है सर आप। और ये पंक्तियां चूंकि अपने पापा का मैंने जिक्र किया था, मैंने इन्हीं पंक्तियों को देखकर किया, तो ये आप कॉमन मैन। हाँ, नहीं, ये फिर मैंने अपने बेटे के लिए लिखी थी, आदि नाम है उसका, कि डियर आदि, तुम्हारे पापा सुपरमैन नहीं हैं, ना तो उतनी ताकत है उनमें और ना वे उड़ना जानते हैं। सच के लिए भी नहीं लड़े वे, ना ही दुनिया की हर बात जानते हैं। तुम्हारे सवालों के लिए वे अक्सर गूगल, विकी और ढेरों किताबें छानते हैं। होते हैं कई ऐसे सवाल भी तुम्हारे जिनके जवाब इनमें भी नहीं मिलते हैं। पापा क्या बोले, फिर वे चुप हो जाते हैं। सोचते इनका जवाब तुम खुद खोज लोगे,
पापा तो बस इतनी सी कोशिश करते हैं कि वे अपनी सोच का कूड़ा तुम्हारे छोटे से बगीचे में नहीं डालते। बेटा, तुम्हारे पापा एक कॉमन मैन है, सुपरमैन तो तुम हो आदि, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हें भी कॉमन मैन बना देना चाहती है और पापा उनसे भी नहीं लड़ पाते। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सर, आपकी पत्नी को कभी ईर्ष्या नहीं होती जब वो देखती हैं पुस्तक को और उसमें देखती हैं रचनाएं, उसमें दिखता है वो बहुत सारा पागलपन और प्रेम, क्या वो शिकायत नहीं करती कि उसमें तुम्हें लिखा हुआ है मैंने? जी। आपके घर के सदस्य जब आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं वो समझते कि मेरे घर के सदस्य मेरी किसी रचना को नहीं पढ़ते हैं, मेरे किसी काम को नहीं देखते हैं और बस वो मुझे टोकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब, थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे परिवार के सदस्य? नहीं, हमारे परिवार में मालूम था कि हमारे घर में एक ऐसे कवि है, एक राइटर, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। देखिए, एक तो मैं ऐसे परिवार से आता हूं जो जहां ज्यादातर सभी लोग कलाकार हैं, तो कोई किसी को कलाकार मान के राजी नहीं है ना, सब। और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम घर पहुंचते हैं तो कोई ना कोई हमारे काम में सही राय देने वाला है जो हमारी सुनता नहीं, और वो बड़ी अच्छा रहता है। कि जैसे बंदिश बैंडिट में सीजन 1 में जब मैंने पखावज बजाया था या और गाया था, तो मेरा परिवार क्योंकि म्यूजिक का है तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ये गलत किया है। अगर कॉमन जो हम सब व्यूअर्स हैं वो इतना संगीत की समझ नहीं रखते, वो नहीं पकड़ पाते कि उंगली की थाप कैसे पड़ रही है, क्या नहीं पड़ रही है। इसलिए जब सीजन 2 में कर रहा था तब मैंने मतलब बांसुरी थोड़ी आती थी, बांसुरी को और सीखा और पूरा उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिक्वेस्ट की, जैसा कि उन्होंने किया भी, ताकि घर वाले ना झाड़े मुझे। इसमें सखी मोरी पर परफॉर्म भी किया और परफॉर्म भी किया। हाँ, तो उसके लिए भी बहुत तैयारी की। तो अब कोई भी बांसुरी बजाने वाला अगर आप किसी को भी ले लेंगे तो आप अगर मेरी उंगलियां चलती हुई देखेंगे तो वो एकदम जो बज रहा है वही उंगलियां हैं। सर, 3-4 चीजें और पता चली आपके बारे में जो आपको पसंद है। मैं चाहता हूं कि एक बार में ही हम सबको आप बता दें कि अभिनय, लेखनी, इसके साथ साथ संगीत और क्या क्या पसंद और क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं कार्टून्स बनाता रहा हूँ बचपन में। मेरे काफी कार्टून्स छपे भी हैं, करीब 100 के आसपास छपे होंगे, अलग अलग। ज्यादातर जो बच्चों की आती थी, मधु मुस्कान, लोटपोट, पराग, चंपक, इनमें, और थोड़े बहुत वहाँ के हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स में। तो मैं कार्टून्स बनाया करता था, लेकिन भैया हमेशा कहते थे कि नहीं यार, घर में एक कार्टूनिस्ट काफ़ी है। तो वो उन्होंने कभी एनकरेज नहीं किया, लेकिन और क्योंकि वो जानते थे कि सच में कार्टूनिंग बड़ा कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल, और उनको लगता होगा कि मेरे में अभिनय के ज़्यादा गुण है, कार्टूनिंग का उतना नहीं है। लेकिन मैं उनको देख के जितना सीखता था बनाता। अभी भी कैरिकेचर तो बना लेता हूँ मैं। ये एक चीज है जो मैं कभी कभी कर लेता हूँ बीच बीच में। क्या बात है सर। सर, गुफ्तगू भी चलेगी और आपकी कविताएं भी हम लगातार सुनेंगे, तो थोड़ी सी कविता और थोड़ी सी गुफ्तगू तो बेहतर रहेगा। अब मैं ऐसे, ये आपने जो मेरे को ये जिम्मा सौंप दिया ना अपनी कविताएं पढ़ने का, वो होता क्या है, मैं अपना काम करता हूँ उसके बाद भूल जाता हूँ और वही बेहतर रहता है। तो अगर आप चलिए 2 छोटी छोटी कविताएं आपको और सुनाता हूं। एक कविता है जिसका शीर्षक है बिंदिया। देखता हूं जब कभी मैं आईना, देखता हूं जब कभी मैं आईना, अक्स तेरा ही दिखाई देता है। देखता हूं जब कभी मैं आईना, अक्स तेरा ही दिखाई देता है, और दिखती है ऊपर आईने के कोने में चिपकी हुई तेरी बिंदिया। और दिखती है आईने के कोने में चिपकी हुई तेरी बिंदिया, टांगे रहती है तेरे चेहरे को आईने के साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। एक ये है, एक सुनाता हूं, इसका नाम है कच्ची स्याही। किसी ने प्यार की मेहंदी लगाई थी, किसी ने इश्क का गुदना गुदाया था।
किसी ने प्यार की मेहंदी लगाई थी, किसी ने इश्क का गुदना गुदाया था। मोहब्बत दोनों की सच्ची ही थी, लिखावट दोनों की सच्ची ही थी। फर्क इतना ही था फकत, किसी की स्याही कच्ची थी, किसी की स्याही पक्की थी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। इश्क जब सर किसी का मुकम्मल होता नहीं है तो क्या उसे इश्क करना चाहिए? जो ये सवाल सोचता है वो इश्क करने लायक नहीं है दोस्त। नहीं, मेरे को लगता है इश्क एक, देखिए इश्क नहीं, रोमांटिसिज्म है ना, एक जीवन को लेके एक रोमांस आपके दिल में होता है, और वो सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधों में नहीं होता है। जो प्यार करने वाला होता है उसके जीवन में हर पहलू में वो होता है। और जिसके अंदर ये यकीन है, चाहे उसको मालूम है ऐसा ना हो, फिर भी वो यकीन रखना चाहता है कि दुनिया एक दिन बहुत खूबसूरत होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इससे बड़ा कोई रोमांस नहीं है। और जो ऐसा सोचता है कि दुनिया एक दिन यूटोपिया हो जाएगा, रामराज्य आ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगी, हसीन हो जाएगी, वही प्यार का एक, वो प्यार उसका जो क्या कहना इंग्रेडिएंट प्यार है। लेकिन सर जब आपको मालूम हो कि सामने वाले को किसी और से इश्क है और आपका इश्क का नाम लेते उनके जहन में किसी और की तस्वीर आ जाती है, तो तब भी क्या इश्क करते रहना चाहिए? मैं मतलब ये कविता भी सुनना चाहूंगा आपसे साथ साथ। नहीं मतलब अब मैं यहाँ पे मेरे को फिर एक वो होगा ना कि चलो अब एक बड़े होने के नाते यंग लोगों को सलाह दे दे, वैसे वाला सा सवाल है ये। नहीं, प्यार आप करते रहिए, और चाहे मिले ना, उम्मीद से प्यार करेंगे तो क्या प्यार है, हालांकि उम्मीद हो जाती है। बड़े शायर, बट आप जिससे प्यार करते हैं वो जो चाहता है उसको दे दें, और क्या। वो आपसे दूरी चाहता है, दूरी दे दें। बैलेंस कैसे बनाया जाए, उस पर भी आपकी रचना है, मतलब ढूंढ रहा था मैं परफेक्ट बैलेंस। हाँ, ये हमारे इसके बीच में बैलेंस बनाना सीख लिया आपने? बैलेंस कभी बनता, तराजू जैसे होती है ना, वो जो बिल्कुल कांटा जब बीच में आता है ना, वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आता है, ज्यादा देर तराजू ऊपर नीचे ही होती रहती है। और मेरा तो सनसाइन भी लिब्रा है, तो वो कांटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो बीच में जब आता है कांटा, चाहे क्षणिक आता हो, बिल्कुल पल भर के लिए आता हो, लेकिन उस समय बड़ा सही होता है, और ऐसा लगता है दुनिया में सब क्लियर हो गया, लेकिन अधिक देर वो रहता नहीं, अधिक देर तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये एक ऐसे ही लिखी थी, परफेक्ट बैलेंस। शिकायतों की फेहरिस्त बनाने बैठा हूं, शिकायतों की फेहरिस्त बनाने बैठा हूं, कागज के बीच एक लकीर बनाई है, एक और शिकायतें खुद से, दूसरी तरफ शिकायतें जमाने से। क्या बात है, क्या बात है। एक और शिकायतें खुद से, दूसरी तरफ शिकायतें जमाने से। ये एक धड़ा हमेशा भारी हो जाता है, पर उस कागज से बनाया हवाई जहाज परफेक्ट बैलेंस के साथ बालकनी से उड़ा अभी। ये बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर, इस पर तो तालियां बनती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, जैसे हमारा आमतौर पे होता है ना कि आप अपनी भावनाओं पे जाएं भी, फिर उसको इतना सीरियसली भी नहीं ले। यू शुड टेक लाइफ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आप हर कविता में गहराई में उतरते हैं, लेकिन अंत में वापस बाहर आते वक्त जब खत्म हो रहा हो कविता, तो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि ठीक है ना, होता है। आप सेल्फ पिटी नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश, चाहे कितनी बिछोह की कविताएं, कितनी दर्द की कविताएं, उनमें सेल्फ पिटी नहीं आने देना चाहता मैं। कोशिश ये रहती है, विक्टिमहुड नहीं आने देना। खुद से शिकायतें, जमाने से शिकायतें, क्या समय के साथ अब थोड़ी सी कम हुई हैं, खत्म हुई हैं? नहीं, अभी खुद से शिकायतें हैं, जमाने से नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, वो आप खुद हैं, जमाना नहीं है। हाँ। तो अब ये समझ आ गई है कि अब जमाने से शिकायतों की लिस्ट बनानी ही नहीं है, सिर्फ अपने से ही शिकायतों की लिस्ट बनानी है। सर, आपके व्यवहार में भी, आपकी बातों में भी, आपके अभिनय में भी हमें वो स्थिरता दिखाई देती है। तो ये कैसे, क्या फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं आप, कैसे?
नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो जीवन स्वतः ही है, कोई ऐसा कल्टीवेटेड नहीं है मेरा ये। बट एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने 13-14 साल की उम्र से ओशो पढ़ना शुरू कर दिया था। ये गलती है? नहीं, घर वालों को लगी थी क्योंकि विद्रोह करने लगा था मैं। अच्छा। हाँ हाँ, मैं एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बार आंगन में मेरी मम्मी, मौसी या कोई बैठा था, उनके साथ बैठी थी और चाय रखी हुई थी कप जमीन में आंगन में, तो मेरे पांव से एक कप टूट गया। तो मेरी माँ ने चिल्ला के मुझे बोला कि ये कप क्यों तोड़ा तूने। तो ओशो पढ़ना शुरू कर चुका था मैं, तो मैंने दूसरा कप उठाया और ऐसे तोड़ा और मैंने कहा तोड़ना इसे कहते हैं, वो टूटा था। वाह। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे गाल टूटे, लेकिन जबड़ा भी टूटा। लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूं कि ये हरकतें शुरू हो गई थी, ये वजह है। उस कम उम्र में आपको क्यों लगा सर कि आपको ओशो पढ़ना चाहिए? और ये नहीं, ऐसे ही घर में सब तरह की किताबें पढ़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर मैं बता रहा हूँ जिस तरह का हमारा परिवार है, तो उसमें वो पढ़ना शुरू किया और इंटरेस्टिंग सा लगा। मुझे लगा कि मैं जो विद्रोह करता हूँ घर में, या घर में जो उल्टी बातें बोल देता हूँ, या मुझे जो सब लोग शैतान बोलते हैं या बदतमीज बोलते हैं, या जो मैं अकेला कोने में बैठा रहता हूँ, वो उसको एक जस्टिफिकेशन मिल रहा था उनको पढ़ के। शायद इस वजह से मैं ज्यादा पढ़ता रहा। ओशो के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या करता है और उसमें से आपने अपने अंदर क्या लेने का प्रयास किया? लॉजिक, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। क्या नाइस आंसर, बहुत है ना, हर चीज को लेके। और वो लॉजिक का मतलब एंटी क्या रिलीजन नहीं है, रिलीजन है तो उसमें क्या लॉजिक है और उसके होने की क्या प्रासंगिकता है और उसका आविष्कार ही क्यों हुआ। कोई जरूरत रही होगी सभ्यता को, इसलिए आविष्कार हुआ। इस तरह की सारी चीजों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिला। और जो एक यूं होता है ना कि जो ढर्रे से एक आप सोचते हैं, उससे बाहर सोच पाना या नहीं सोच पाना या कर पाना नहीं कर पाना अलग ख्याल है, बट एक जागरूकता रखना, एक बर्ड्स आई व्यू से या कहीं कोने में खड़े होकर घटनाओं को होते हुए देखना। जो गालिब ने लिखा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज। हाँ, लेकिन इतना चचा जितने नहीं है हम, ऐसे जमीन में हूं मैं तो लेकिन हाँ, लेकिन फिर वो नजरिया वो मिला उससे। तो धार्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह से क्या ओशो ने बदल दिया है आपका? उसके बाद अब ओशो के कुछ नहीं, ओशो की वजह से सोच हुई, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़े उसके बाद आप? नहीं, मैं नास्तिक और आस्तिक शब्दों से ही मेरे को लगता है किसी एक क्या कहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, कोई एक लेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा। है ना, सत्य का कोई लेबल नहीं होता, वो नजरिया है सत्य, है ना। नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो आइंस्टाइन ने भी कहा कि कुछ भी परम सत्य तो कुछ भी नहीं है, तो हर चीज में कुछ है कुछ नहीं है, तो एक खोज जारी रहे, ऐसा दिमाग रहता है। लेकिन हम कविताओं से ज्यादा भारी बातों में चले गए। वापस एक बार कविता की तरफ लौटते हैं। आपने कहा इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। हाँ। ये शिकायत है आपकी कविता से या कुछ और? नहीं, ऐसा कोई, एक तो क्या है कि मैं हर कोई कविता लिखी है मैंने, कोई ये सोच के नहीं लिखी कि कोई आज ये मेरा कोई एजेंडा है और इसलिए ये कविता लिख रहा हूं। ख्याल आता है, लिख देता हूं, उसको ख्याल को अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करता हूं, है ना। ये आप चाहते हैं मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा, अभी चुप ही रहूंगा, बस चुप्पी को चखूंगा। भरे हुए कलम को लिए हाथ में खाली कागज को तकूंगा। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। बस सोच को शब्द बन जाने दो, एहसास को स्याही में उतर जाने दो, जल्द ही मैं तुम्हें फिर से लिखूंगा। इंतजार करो कविता, अभी तुम्हें नहीं लिखूंगा। क्या बात है सर। कौन सी? हाँ,
एक छोटी सी कविता और सुना देता हूं। सीरियसली इसका टाइटल है। बस्ते की किताब को, बुजुर्गों की बात को, बचपन में पड़ी लात को, नसीहत की खैरात को, दूसरों के जज्बात को, हर दिन और हर रात को, हर एक मुलाकात को। बस्ते की किताब को, बुजुर्गों की बात को, बचपन में पड़ी लात को, नसीहत की खैरात को, दूसरों के जज्बात को, हर दिन और रात को, हर एक मुलाकात को, जीत को, मात को सीरियसली ले लिया। कुछ यूं जी लिया, यूं कुछ मर लिया। क्या बात सर, बुजुर्गों की ऐसी कौन सी बात थी जो आपने अब तक सहेज के रखी है और जो आपको लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, नई पीढ़ियों को भी वो अपने पास रखनी चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो कई चीजें मुझे यूं लगता है कि ऐसे हम जैसे सेंटेंसेस याद करके या बुजुर्गों की बात को ऐसे याद करने से ज्यादा होता है कि उनकी बातों को जज्ब कर लेना होता है ना। कि आपके पास शब्द ही ना बचे, वो आपके डीएनए में आ जाए और वो आपके एक्शन में आने लगे। लेकिन हमारे एक गुरु थे बीवी कारण साहब, वो कहते थे, जो मुझे अपने करियर के लिए मैंने काम में लिया और मुझे बड़ा उसका मतलब मैं अभी भी फॉलो करने की कोशिश करता हूं उस चीज को। वो कहते थे कि बेटा, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, सिद्धि के पीछे भागो। सिद्धि मिल जाएगी तो प्रसिद्धि पीछे पीछे चली आएगी। प्रसिद्धि बाय प्रोडक्ट है। तो अभी भी हम कोशिश करते हैं कि अपने काम को कैसे अच्छा करते रहें, कैसे कैसे बढ़िया बनाते रहें। बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मुख्य तनख्वाह नहीं है, ये जो टीएडीए मिलता है ना, ऊपर है प्रसिद्धि। वो दुनिया कैसी है सर? हम आपकी नजर से यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जिस दुनिया में आप काम करते हैं, बड़े एक तो शान और शौकत भी है, रौनक है, रंगत है, पैसा है, पता नहीं क्या क्या है, कैसी है वो दुनिया? नहीं, एक तो मुझे पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों को क्या अलग सा, ऐसा कोई अलग दुनिया है ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सामान्य लोग हैं, जैसे हम सब लोग हैं वैसे बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल एकदम सामान्य लोग लगते हैं। और बाकी तो जो आप उनके कई ऐसे रूप हैं जो देखते हैं, वो कुछ तो मजबूरियां हैं, इस वजह से करना पड़ता है ना। जैसे क्या? जैसे मजबूरियां है ना कि अभी जैसे आप यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए लोग हों, और तो एक साथ इतने लोगों से नहीं खिंचाया जा सकता, उसको कोई गलत भी ले सकता है। एक चीज ये है। और दूसरा, मेरे को अभी कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा दिग्गज व्यक्ति हो, वो अच्छे से व्यवहार न करे और कुछ कह दे तो बड़ा उसका बुरा कहते हैं। जबकि मैंने देखा कि मैं तो आरटीओ के ऑफिस में जाऊं तो एक बैठा हुआ क्लर्क मेरे से उससे ज्यादा बदतमीजी करता है। तो एक जहां पे भी पावर मिलता है उसको लोग बड़ा वैसे करते हैं। तो जो एक सेकंड में आप फिल्म इंडस्ट्री वालों को बुरा कह देंगे, लेकिन अगर कोई छोटे से भी अफसर है, कोई दुकान है किसी की, कोई है, हर कोई, मुझे लगता है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जितना ज्यादा कम कहूं ना, जितना कम इस तरह की बदतमीजी देखी है, उससे अधिक मैंने कहीं पे भी आम जीवन में देखी है। एक हल्का सा पावरफुल व्यक्ति भी आपके साथ ज्यादा गलत व्यवहार करता है जितना कि एक कोई फिल्म स्टार नहीं करता। पावर का गलत इस्तेमाल, इसमें कोई तो राय नहीं है, तो रियलिटी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर, ये तो रियलिटी है। सर, वापस साहित्य की दुनिया में लौटते हैं। आप मतलब क्या बचपन से पढ़ने का भी शौक रखते थे? मतलब पढ़ते तो थे, वो तो हमें मालूम है, लेकिन मैंने वो गाना की वजह से साहित्य पढ़ते रहे। जी जी जी। कौन थे आपके पसंदीदा लेखक, शायर? तो शुरुआत में तो गालिब जैसे सारे पुराने जो लेजेंड, मैं तो सब गालिब हो गए, ज़ौक़ हो गए और मीर हो गए, ये तो पढ़े ही। फिर बाकी आगे भी पढ़ते रहे, लेकिन मेरे पसंदीदा लोगों में गालिब सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हैं। गुलजार साहब में हरिवंश राय बच्चन मुझे बड़े पसंद हैं, है ना। और हिंदी लेखकों में मुझे अब जैसे महान लोग, प्रेमचंद कौन छोड़, हरिशंकर परसाई मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी मैं बहुत उनकी कहानियों पे मैंने कई नाटक भी किए हैं, और वो हर बार हरिशंकर परसाई को पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। मनोहर श्याम जोशी, वो कमाल का लिखते हैं। मनोहर श्याम जोशी का आप कुछ भी पढ़ लें, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब
सर कमाल तो आप भी लिखते हैं, और वो कमाल जो आपका है वो कमाल सामने बैठी ऑडियंस सुनना भी चाहती है। एक ये कविता सुनाता हूं आपको, याद रहता है। मैं तुम्हें भूल चुका हूं, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मैं तुम्हें भूल चुका हूं, हाँ, मैं तुम्हें भूल चुका हूं, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मेरी बालकनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को। दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को। चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। मुझे हर वक्त याद रहता है कि मैं भूल चुका हूं तुमको। क्या बात है। जब ये बनाई हुआ है सर ये प्रवाह, तो कुछ और पंक्तियां भी, कुछ और कविताएं भी हम आपकी सुनना चाहेंगे। एक ये सुनाता हूं आपको, पहली तारीख। उसके बालों की तारीफ बंद कर देना चाहिए। उसके बालों की तारीफ बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए उसके बदन की खुशबू की तारीफ। वो इंसान है, वो एक इंसान है। उसे नई कंघी भी लेना है, उसे साबुन भी लेना है और मलना है इत्र भी। पसीना उसको आता है बसों में जब वो धक्के खाती है। बाल उलझ से जाते हैं जब वो काम से आती है। उसकी मेहनत में, उसकी उलझन में, उसकी तनख्वाह में उसकी तारीफ छिपी है। पहली तारीख को वो कितनी सुंदर लगती है। क्या बात है, क्या बात है। तनख्वाह लेके आती है ना। बहुत सुंदर। क्या बात है सर, कुछ और पंक्ति। जी जी। आप जैसे पढ़ रहे हैं सर, आपने कहा था कि मेरा पहला स्टेज शो है, ऐसा लगा। स्टेज पे पढ़ता रहता हूं मैं, लेकिन मतलब मेरी कविताएं स्टेज वाली नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरे को तो ऐसा थोड़ा सा महसूस हो ही जाता है। थिएटर का एक्टर हूं ना मैं, तो जब तक एक्टिंग करते हुए हमारे अभिनय का मजा नहीं आता, जब तक कि मुझे ये पता ना चले ना कि मेरी सांसों के साथ ऑडियंस की सांस चल रही है। जब मैं अभिनय कर रहे होते हैं ना, हम तो कंट्रोल कर पाते हैं कि आपकी सांस कब रुके कब चले। वो ताकत मुझे कविताएं पढ़ते हुए नहीं मिल रही है। इस वजह से मेरे को वो एक मेरा अभिनेता वाली बात है ना। जी। मुकम्मल। डायरी लिखता था, अपने लिए लिखता था, लिखना ही मुकम्मल था। डायरी लिखता था, अपने लिए लिखता था, लिखना ही मुकम्मल था। पढ़ने के लिए नहीं थी वो। कविता लिखता हूं, छपने के लिए नहीं लिखता। तेरे लिए लिखता हूं, तू पढ़ ले बस, मुकम्मल हो जाएगी हर अधूरी कविता। जी सर, ये उन्होंने, क्या ये आपकी डायरी पढ़ी थी? लेकिन अभी छप गई है। जो डायरी पढ़ी थी किसी ने पढ़ ली थी। एक और सुनाता हूं, उम्र दराज। एक नज्म है वो, उसके माथे पर उन्वान की शिकन है। उसके माथे पर उन्वान की शिकन है, गालों पर है मुस्कुराहट के मिसरे। वक्त ने वरक मोड़कर हल्की सी झुर्रियों की सलवटें सी बना दी हैं। वक्त ने वरक मोड़कर हल्की सी झुर्रियों की सलवटें बना दी हैं। उसके होठों पर मेरा नाम अब भी चुप सा रखा है। क्या बात है। आज मेरी नज्म जरा और हसीन, जरा और उम्र दराज हो चली है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह। मेरी जिस कविता में तेरा एहसास ना हो, तेरा ख्याल ना हो, वर्णमाला सी आवाज करती है। मेरी जिस कविता में तेरा एहसास ना हो, तेरा ख्याल ना हो, वर्णमाला सी आवाज करती है, सुलेख का अभ्यास सी लगती है। क्या बात है।
मेरी अगली कविताओं का जो संस्करण मतलब संकलन होगा उसका मैंने उन्वान पहले से सोच के रखा है, उसका दिल से पैदल। दिल से पैदल। हाँ, तो ये इस कविता से जनित है। वो ये है कि हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना, हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना, घर की देहरी से निकलते ही दूसरा कदम सीधा चांद पे रख देते हैं। वाह, क्या बात है। हम जो दिल से पैदल लोग हैं ना, घर की देहरी से निकलते ही दूसरा कदम सीधा चांद पे रख देते हैं। घर लौटना अक्सर मुश्किल होता है हमारा। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भी एहसास दिल की गिरफ्त छूटकर, कोई भी एहसास दिल की गिरफ्त छूटकर रुख करता है चेहरे का, रोक देता हूं उसे वहीं का वहीं। कोई भी एहसास दिल की गिरफ्त से छूटकर रुख करता है चेहरे का, रोक देता हूं उसे वहीं का वहीं फौरन। लोग आजकल हर एहसास को इश्तेहार समझते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी जी, पढ़िए, बताइए। क्या बात है सर। सर, जब आप ये रचनाएं रच रहे होते हैं तो उसी समय आप उसे नोट कर लेते हैं, या फिर वो ख्याल जो रहता है वो साथ में लेकर आप चलते हैं और उसको लिखने में समय लगाते हैं? नहीं, मैं अपने जो फोन का नोट्स है उस पर कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, और फिर वक्त मिलता है तो उसको थोड़ा, कई बार वो पहली बार में ही बेहतर बयान हो पाता है। ऐसा लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ कह पाया हूँ। कई बार लगता है कि कहना चाहता हूँ नहीं कह पा रहा हूँ, बट ख्याल और एहसास पकड़ में है तो वो एक रफ सा लिख लेता हूँ, फिर बाद में उसको ठीक करता हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा तरीका भी है सर। अब सर, जब आप इतने सारे चीजों को जानते हैं, शौक रखते हैं उनका, आपके सबसे नजदीक, सबसे प्रिय कौन सा? आप एक्टिंग ज्यादा पसंद करते हैं, या एक लेखक के रूप में आप ज्यादा बेहतर अपने आप को मानते हैं, या पसंद ज्यादा करते हैं, या को लगता है कि कोई और भी एक फील्ड है वहां पर मैं बहुत बेहतर हो सकता था? नहीं, देखिए यूं है ना कि अभिनय तो मेरा पहला प्यार है ही, पहला ऑब्वियसली, और प्यार तो कई होते हैं है ना। तो पहला प्यार अभिनय है, और मैं हर चीज को अभिनय के जरिए समझता हूँ, है ना। तो कोशिश करता हूँ कि मेरे अभिनय में काव्यात्मकता हो और मेरे काव्य में अभिनय हो। वाह, ये कोशिश करता हूँ। ये आपकी लेखनी कितनी मदद करती है आपके अभिनय में? बिल्कुल करती है। अगर आपको लेखन की समझ है तो न सिर्फ संवाद अदायगी में, बल्कि आप किसी स्क्रिप्ट को एनालिसिस करते हैं, कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें काम आती है। तो एक अभिनेता को, एक लेखक का, और कभी इम्प्रोवाइजेशन करना होता है, तो इम्प्रोवाइजेशन सिर्फ भावुक नहीं होता है मेरा, फिर वो एक स्क्रिप्ट के दायरे की समझ के तहत होता है, तो सही दिशा में हो जाता है। किस्सा और कोई वाकया आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, होता क्या, कई जगह हम बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज करते हैं ना, एक्टिंग करते करते, लेकिन एक्टिंग करते करते कई बार इम्प्रोवाइज करते हुए लोग इतना बह जाते हैं कि वो कैरेक्टर से बाहर चले जाते हैं, स्क्रिप्ट से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस समय इंस्टिंक्चुअली ये करने का लग रहा होता है। लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट की और लेखन की समझ है, तो आप उसके सीन की स्ट्रक्चरिंग की भी समझ है, तो आप जब इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं तो आप उस इंस्टिंक्चुअली कर रहे होते हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपना कैनवास पता होता है कि इस दायरे में रहना है मुझे, तो वो फायदा करता है। बाकी कई चीजों को आप, कई बार आपको लगता है कि मैं इन शब्दों में कह दूं तो अच्छा लगेगा, और अक्सर लोग मान लेते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अच्छे से बयान हो आपकी बातें और चरित्र। इंडस्ट्री में क्या कोई ऐसा रहा अब तक जिसने आपको देखते कहते कि आपके भीतर एक कवि भी दिखाई देता है? किसी की ऑब्जर्वेशन रही ऐसी? नहीं, ऐसा किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि मैं शायद अभिनय करने जाता हूं तो मैं शायद एक अपने कवि को घर पे ही छोड़ के जाता हूं, तो लेकिन मेरी बातों में निकल आता है कुछ, तो थोड़े वक्त में पता चल जाता है सबको, लेकिन ऐसे देखते ही कहीं से कवि लगता भी नहीं हूं मैं। अब सर, चूंकि समय कम है तो कुछ आपकी एक दो कविताएं और हम सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद आपके जो हस्ताक्षर हैं वो भी हम बताएंगे कि कहां पर आप हस्ताक्षर देंगे, कहां पर आप जाएंगे। सर, कुछ पंक्तियां बस अंतिम। एक ऐसे ये खुली मिल गई तो उसमें एक्टिंग ही है इसका टाइटल, कि हम तो आशिक हैं प्यार के,
जोड़े तो अखबार में छपे मैट्रिमोनियल्स भी बना देते हैं। हम तो आशिक हैं प्यार के, जोड़े तो अखबार में छपे मैट्रिमोनियल्स भी बना देते हैं। हम तो घर बसाने का शौक रखते हैं, मकान तो हर गली नुक्कड़ पे प्रॉपर्टी के दलाल भी बेच रहे हैं। वाह। हम तो घर बसाने का शौक रखते हैं, मकान तो हर गली नुक्कड़ पर प्रॉपर्टी के दलाल भी बेच रहे हैं। हमसे जब भी बात करो नजर मिलाकर दिल से करना। अभी किसी मंच पर खुद हम एक्टिंग करके आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। तो हमारे सामने ना करें सर। चूंकि एक्टिंग की बात हो गई, ओटीटी पर भी आप बहुत काम करते हैं, लेकिन उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, जो उसके समर्थन में तर्क देते हैं, कहते हैं कि वो आम बोलचाल की भाषा है। मैं गालियों के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूं कि ये तर्क देते हैं कि भाई आम बोलचाल की भाषा है। अब वो हम टीवी पर नहीं दिखाते, ओटीटी पर दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज में है। आप एक लेखक भी हैं, और जो तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं? अब देखिए क्या है कि हर एक जो फॉर्म होती है ना, जैसे आप अगर फिल्म देखने जाएं, और 3 तरह की बात करते हैं हम, फिल्म को ले लें, ओटीटी को ले लें और टेलीविजन को ले लें। तो टेलीविजन सीरियल, वेब सीरीज और फिल्म, ये 3 अलग अलग चीजें, अलग चीजें हैं, और इन तीनों का फॉर्मेट अलग है। अब आप फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म एक क्या है कि कम्युनिटी व्यूइंग है, जिसमें एक समाज का तबका जाता है और बैठ के फिल्म देखता है अंधेरे हॉल में, जिसमें हर तबके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। तो उसकी सेंसरशिप का नजरिया अलग होगा ना, जहां पे आप एक ग्रुप में देख रहे हो और हर तरह के लोग हों। और आप टीवी देख रहे होते हैं, सीरियल्स, तो आप घर में बैठ के देख रहे होते हैं, जिसमें दादाजी भी हैं, बच्चे भी हैं, मम्मी भी हैं, बहू भी है, सारे लोग हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, है ना, और घर में लड़ाइयां भी चल रही हैं, और सीरियल भी चल रहा है। तो उसका सेंसरशिप का तरीका अलग होगा। और ओटीटी एक तरह से वो फैमिली व्यूइंग हो गई। टेलीविजन मैं इस तरह से लेता हूं, टेलीविजन सीरियल्स फैमिली व्यूइंग, फिल्में कम्युनिटी व्यूइंग, और ओटीटी एक तरह से सोलो व्यूइंग है। ज्यादातर आप अकेले बैठ के देखते हैं। तो सोलो व्यूइंग के लिए अलग नजरिया है। तो ये गाली होनी चाहिए, किस तरह का सीन होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, मुझे लगता है वो फॉर्मेट पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, है ना जी। बस यही है, और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये इस बारे में, इस विषय में, क्योंकि अभिनेता हम सोचते हैं, तो वही है। और तो क्या कहना कि सोलो व्यूइंग में तो आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं। समय सर इतनी ही इजाजत दे रहा था हमें। बहुत शुक्रिया, आप साहित्य आज तक इस मंच पर आए, इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई, और आपका एक अलग रूप सभी दर्शकों को देखने को मिला, जो कि बहुत ही गहरा था। एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा खत्म करने से पहले, कि ये साहित्य आज तक है जिसकी वजह से मेरी कविताओं की किताब आई। मैं वो किस्सा सुनाता हूँ। क्या बात करें? जी जी जी। आज से करीब 5 साल पहले यहाँ लल्लन टॉप अड्डा में मुझे भाई सौरभ द्विवेदी ने बुलाया था, और वो जानते थे कि मैं थोड़ी बहुत कविताएं कर लेता हूँ, तो ऐसे ही अभिनेता के तौर पे बुलाया था। तो मैंने 2-4 कविताएं पढ़ दी थी, और अदिति जी यहाँ बैठी हैं, उस वक्त भी बैठी थी। अच्छा। और इन्होंने सुना। अदरवाइज तो मैं अदिति जी के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता, क्यों मैं अपने आप को वैसा। तो उन्होंने सुना, और उसी वक्त ऐसा इस कविताओं की किताब की एक नींव पड़ी। इन्होंने कहा कि आप वो करें। तो साहित्य आज तक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अदिति जी, वाणी प्रकाशन, माहेश्वरी सर का तो है ही, लेकिन उन साहित्य आज तक का भी बहुत। आप सभी का बहुत शुक्रिया सर, आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। लेकिन अच्छा, एक चीज जाते जाते मैं बोल दूं कि आप बोलेंगे? आप बोलेंगे सर? मैं बोल देता हूं। देखिए, आप लोगों में से जो भी चाहे, अभी वाणी प्रकाशन के स्टॉल पे मैं बैठूंगा और आप मेरी कविताओं की किताब खरीदेंगे तो साइन कर दूंगा। तो आप आए और प्लीज खरीदें, और
और जैसे मेरे को अभिनेता के तौर पे आपने बढ़ावा दिया है, एक कवि के तौर पे भी दें। शुक्रिया।